नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और साथियों, आज की वीडियो का जो संदर्भ है वो परीक्षा के लिए शेष बचे हुए दिनों की रणनीति को लेकर के है। तो साथियों, बिना किसी लेट लपेट के, बिना किसी देरी किए वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले ज़रूरी बात कि आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ सके, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। और अगर दी हुई जानकारी आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि परीक्षा से संबंधित आने वाली जो आगे की जानकारी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है भाई। तो किस संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं तो पहले उसको समझ लेते हैं। तो भाई, कांस्टेबल परीक्षा जो 18 फरवरी को होनी है, तो साथियों जो बचे हुए शेष दिन है उसमें आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है। अभी जो आपका जो उद्देश्य होगा कि किस विषय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और कहाँ कहाँ से कितना पढ़ लिया जाए, ताकि स्कोर बेहतर हो सके, आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। तो साथियों चलते हैं। जैसा कि वैकेंसीज आपको पता ही है, लगभग 60,000 वैकेंसीज हैं। फॉर्म भी पड़ चुके हैं लगभग 50 लाख। तो खैर, फॉर्म की संख्या को देखते हुए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, उसको माइंड में बिल्कुल रख के नहीं चलना है। फॉर्म पड़े हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वैकेंसी की संख्या भी ज़्यादा है। और फॉर्म पड़े हैं इसलिए क्योंकि जो आयु में छूट मिली है 3 वर्ष की, उसकी वजह से भी फॉर्मों की संख्या बहुत हुई है। बाकी कांस्टेबल परीक्षा में फॉर्म वैसे भी ज़्यादा ही पड़ते हैं। और ये भी परेशान नहीं होना है कि बहुत सारे बच्चे जिनको एज में छूट मिल गई है उन्होंने फॉर्म डाला है। तो फॉर्म भाई उन्होंने डाला है, परंतु ऐसा नहीं था कि उनको 5-6 महीने से पहले से पता था कि भाई फॉर्म डालने को मिलेगा। तो वो लोग तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। भाई किसी को नहीं पता था कि एज में छूट मिलेगी और वो फॉर्म डाल सकेंगे। तो वो तो अचानक से हुआ, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। तो बेहतरीन तैयारी उनकी भी बहुत अच्छी नहीं, हालांकि अच्छी तो होगी ही। जो लोग पढ़ रहे होंगे उनकी अच्छी हमेशा से होगी, जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनकी अच्छी कभी नहीं होगी। तो खैर, उतना समय नहीं मिला है जितना वो बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। तो जो लोग लगातार पढ़ रहे होंगे उन्होंने खैर बेहतर किया भी होगा। तो खैर, उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। और आगे देखते हैं किस तरीके से आपको बचे हुए दिनों में क्या कर सकते हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या आपकी प्रायोरिटी होगी पहले पढ़ने की। तो देखेंगे भाई, जो आपके समक्ष दिखाई पड़ रहा है कि लास्ट 25 दिन। तो भाई, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ, शूट क्या बना ही रहा हूँ, तो इसको जब मैं बना रहा हूँ तो आपकी परीक्षा के लिए 25 दिन शेष हैं। और जैसा कि हमने स्लोगन दिया है जो गांधी जी 1942 में उन्होंने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो, तो वही स्थिति आप लोगों के समक्ष कि अब 25 दिन हुए बचे हुए हैं, उसमें आपको जितना कर सकना है, जितना आप कर पाते हैं उतना कर लेना है। जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिएगा, सारा कुछ छोड़ दीजिएगा, बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी पर जोर लगाइएगा और सारे दुनिया के काम छोड़ के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ताकि बेहतरीन तैयारी, क्योंकि 25 दिन या 1 महीना जो होता है लास्ट का, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहीं पर आप रिवीजन कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट को। तो रिवीजन का समय है और साथ में प्रैक्टिस से लगाने का समय है। तो क्या करना है भाई, इन 25 दिनों में सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, जिन लोगों ने सिलेबस को कवर कर रखा है, पढ़ रखा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो होगी मित्रों आपके लिए होगी डेली रूटीन। आपको क्या होने वाला है, आप किस तरीके से कितना समय निकाल पाते हैं, कितने घंटे निकाल पाते हैं, कब निकाल पाते हैं, वो सबके सबके अपने अपने अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो खैर, जितना भी निकाल पाते हैं, जिस समय भी निकाल पाते हैं, दिन में निकाल पाते हैं, रात में निकाल पाते हैं समय, तो आपको वहाँ करना क्या है कि डेली भाई 2 प्रैक्टिस सेट, ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए पहली। आपको डेली 2 प्रैक्टिस लगाना है, और लगाने के साथ क्या है भाई, कंप्लीटली उनको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिस उठाया, उसको लगा लिया, देखा है कि इतने बन रहे, इतने बन रहे, इतने गलत हुए और उसको छोड़ दिया। छोड़ना मित्रों कतई नहीं है, क्योंकि रामबाण रणनीति का हिस्सा ही यही है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट में दिए हुए क्वेश्चन को रिवाइज करना, मतलब जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन पर पूरा फोकस करना, और जो सही हुए हैं वो तो खैर हो ही गए हैं सही, लेकिन जो आपको नहीं आते थे, गलत हुए हैं,
उन सारे क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना, उनको हचक के पढ़ लेना, चाहे वो मैथ के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे जीएस के हों, चाहे वो साथियों हिंदी के हों। ताकि जैसे अगर आपने हिंदी में मान लो अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिया, 25 सही कर दिए, 28 सही कर दिए, बच्चे जो गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को आप एक कॉपी में लिख लेंगे, जहाँ प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं वहीं पीछे लिख लेंगे। और ऐसा करते करते जब एक महीने में 25 दिन में जब 50 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे, तो आपके पास जो क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी वो लगभग लगभग बहुत बड़ी श्रृंखला हो जाएगी क्वेश्चनों की। क्योंकि आपको जो सही आते थे वो तो आ ही रहे थे, जो गलत हुए हैं उनको भी आपने रिवाइज कर लिया है। और ऐसा करना कब है कि भाई हफ्ते भर प्रैक्टिस लगाते रहे, हफ्ते भर बाद जो हिंदी या जीएस के या रीजनिंग के जो भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको फिर से रिवाइज कर लें। तो ऐसा जब 50 प्रैक्टिस लगा के आप किसी परीक्षा में बैठेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा, अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं वादा करता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट दिया है, ईमानदारी से देने का मतलब क्या है, आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। उसके बाद आप विद इन टाइम 2 घंटे के समय में आप प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं और उसके बाद लगाने के बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, कितना क्या गलत हुआ कितना सही हुआ उस पर अगर आप नज़र अपनी रख रहे हैं और 50 प्रैक्टिस सेट लगा के एग्जाम में बैठते हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा, वो सकारात्मक होगा। तो किसी भी परीक्षा के लिए आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और उसको कम्प्लीटली रिवाइज करिएगा पूरी तरीके से। उसमें आपको समय लग सकता है, 2 घंटे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 1 घंटा बाद में रिवाइज करने भी जा सकता है, तो समय तो लगेगा खैर। और जो लोग 2 प्रैक्टिस सेट नहीं लगा सकते हैं, कम से कम 1 तो अवश्य लगाएंगे। 2 उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने जो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर लिया है और पूरा कवर कर लिया है, रिवाइज कर लिया है पूरा सिलेबस, उन लोग के लिए 2 है। बाकी जिन लोगों का थोड़ा बचा हुआ है तो वो साथियों 1 प्रैक्टिस सेट हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या किस तरीके से किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो साथियों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्विक रिवीजन जीएस हिस्ट्री में, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहें और साथ में आप जीएस या हिंदी मैथ रीजनिंग की इनको पढ़ते रहें। तो पढ़ना तो खैर ही है क्योंकि क्विक रिवीजन करना है, रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण है बचे हुए शेष दिनों में। तो सबसे पहले भाई हिस्ट्री में क्या करेंगे आप, तो हिस्ट्री में जहाँ से क्वेश्चन सर्वाधिक बनते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो आपको कम से कम करके ही जाना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई आपको हिस्ट्री में, जैसा कि आप जानते हैं 3 पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। सबसे पहले हम आधुनिक हिस्ट्री, तो आधुनिक इतिहास में हम लोग बात करेंगे, इसको कम्प्लीटली आपको रिवाइज करना है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। और इसमें भी अगर हम अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायसराय की, गवर्नर, गवर्नर जनरल, अधिवेशन और उनके अध्यक्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि कब कौन सा वायसराय था, कब कौन सा गवर्नर था, किसके शासनकाल में स्थानीय स्वशासन लागू हुआ, किसके समय में क्या हुआ, तो ये सारी जानकारी। और उसके बाद अधिवेशन और उनकी अध्यक्षता बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे प्रैक्टिस से लगाते समय कि आपको बहुत बार इसके प्रश्न मिल रहे होंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है और उनके अध्यक्ष हैं उनको विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे हम किताबें और उनके लेखक। ये संपूर्ण इतिहास की, केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की नहीं, एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है। जैसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, इंडिका किसने लिखा है, तो ये सारी पुस्तक और उनके लेखक, इन पर विशेष नज़र आपको रखनी है। जब मिताक्षरा हो जाता है, दायभाग हो जाता है, तो ये किताब और उनके लेखक, इनको आपको पूरे इतिहास में देखना है। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे अगर इतना आप पढ़ के जाते हैं कम से कम। और जैसा कि पता है कि हिस्ट्री में इतने सारे पार्ट हैं, किसी एक पार्ट से 10-5 क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, 2 ही 3 करके मिलेंगे। तो भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं, मतलब मुश्किल से हिस्ट्री के होंगे 5 से 6 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही होंगे। लेकिन उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से होंगे आपके, जो हमने सिलेबस आपको दिया है यहाँ से होंगे, तो इसको भाई विशेष करके ध्यान देना है। और बाकी एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वैदिक सभ्यता में थोड़ा सा देख लेंगे। वैदिक सभ्यता के बाद आप देख सकते हैं मौर्य काल, देख सकते हैं थोड़ा गुप्त काल देख सकते हैं। तो बाकी मिडवर्ल में भी आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, लेकिन सबसे पहली प्रेफरेंस है आपकी मेरे अकॉर्डिंग
तो भाई इतना जो मैंने दिया है इसको बेहतरीन ढंग से आप रिवाइज कर लेंगे। बाकी अगर समय बचता है तो आप पूरे जीएस को रिवाइज कर लें, जितने आपके नोट्स हैं सारा रिवाइज कर लेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 110% बनेंगे बनेंगे, इतनी बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए इतना सिलेबस आपको हिस्ट्री का कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में भाई वैसे तो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सारा रिवाइज करना चाहिए, लेकिन सबसे कम समय में कम से कम में क्या बेहतरीन हो सकता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पॉलिटी में भाई संविधान के भाग बहुत महत्वपूर्ण होंगे, किस भाग में क्या होगा। अनुसूचियाँ आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पता होनी चाहिए कि 12 अनुसूचियों में किस अनुसूची में क्या है, दल बदल किस में है, ये सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। संशोधन, और हाँ याद रखना भाई संशोधन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि कब कौन सा संशोधन हुआ है। तो जो महत्वपूर्ण संशोधन है उस पर विशेष ध्यान देंगे। और संविधान में नियुक्ति और त्यागपत्र, राष्ट्रपति को नियुक्ति कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ, नियुक्ति, त्यागपत्र हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सब की शपथ, नियुक्ति पत्र और त्याग पत्र, इन सब पर विशेष ध्यान देना कौन किसको दिलाता है। और बाकी कार्यकाल भी देखते रहिएगा। और संवैधानिक स्रोत, और यहाँ पर आगे जो पॉइंट है वो है भाई संवैधानिक स्रोत का। तो संवैधानिक स्रोत मतलब संविधान में जो शब्द लिए गए वो कहाँ से लिए गए हैं, या कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, टीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, और नागरिकता का प्रावधान कहाँ से है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होगा मौलिक अधिकार। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा। मौलिक अधिकार से कितने मौलिक अधिकार है, कहाँ से लिए गए हैं, किसमें क्या है, यहाँ से। और नीति निर्देशक तत्व, इसमें से भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण होंगे यहाँ भी। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कब जोड़े गए हैं, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायती राज व्यवस्था के विषय में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी जैसे आप बात करते हैं कैग की, इन सबको थोड़ा सा ध्यान देना, जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। तो भाई बाकी ध्यान तो सब पे देना है, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है कि कम समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें किस सब्जेक्ट की क्या हैं मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। तो भाई पॉलिटी में आप पूरा रिवाइज कर लें अच्छी बात है, लेकिन कम समय है तो आप इतना रिवाइज करके अवश्य बैठेंगे एग्जाम में। तो भाई अगले सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। और इसको भाई नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। परीक्षा देने के बाद हमसे मिलिएगा तो बताइएगा भाई कहाँ से कितना आया है, बाद में ये न कहना कि सर आप आपने पेपर बनाया है क्या। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे ही कुछ हो कि जितना मैं बता रहा हूँ वहीं से सारा मामला हो। फिलहाल आगे देखते हैं। तो तीसरा विषय हो जाता है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, राजनीतिक, भौगोलिक और आर्थिक, हर पहलू को देखना है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल का महत्वपूर्ण योगदान होगा वो ऐतिहासिक रूप से, मतलब उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति, उस पर भी आपको नज़र डाल के चलनी है। तो भाई उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे महत्वपूर्ण क्या होंगे मेरे हिसाब से, तो जैसे प्रमुख मंदिर होते हैं, क्योंकि मंदिर का मामला जो इस समय बहुत चल रहा है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मंदिर पूछे ही जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी मेला पूछा जाता है, कौन सा मेला कहाँ लगता है, या सर्वाधिक मेला किस जिले में लगते हैं, सबसे कम कहाँ लगते हैं। त्योहारों की बात करें तो छोटे छोटे त्योहार जो होते हैं वो कहाँ मनाए जाते हैं। उसके बाद लोकगीत, कजरी का कहाँ का है, बिरहा कहाँ का है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अनुसंधान केंद्र, कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इस पर भी विशेष ध्यान देना है आपको। स्पेशली जो यूपी में है उन पर तो विशेष ही ध्यान देना है। उसके बाद यूपी में नदी कौन कौन सी बह रही, कहाँ मिलती हैं, ये आपका भौगोलिक हो जाता है। नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम आपको विशेष करके ध्यान देने हैं, और प्रमुख अभ्यारण्य जो यूपी में है, इतना कम से कम आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल में पढ़ना है। बाकी आपको राजनीतिक में अगर हम बात करें कितनी
विधानसभा में सीटें हैं, कितनी विधान परिषद में सीटें हैं, कितनी लोकसभा में है, कितनी राज्यसभा में है, कौन इस समय मतलब कि राज्यपाल है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल में जनगणना पर विशेष ध्यान देना है, और भी उत्तर प्रदेश स्पेशल। बाकी आप पूरी जनगणना को याद करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे। और अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँगा तो भाई मैंने अर्थशास्त्र का जैसा यहाँ पर कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि मैं इतिहास में भी वो भी सिलेक्टेड चीज़ें पहले आपको दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, जिसमें हम लोगों ने बात की इतिहास की, संविधान की और यूपी स्पेशल की। बाकी हमने न यहाँ पर ज्योग्राफी का जिक्र किया है, ना ही मैं अर्थशास्त्र में कुछ जिक्र कर रहा हूँ, बशर्ते आपको अर्थशास्त्र की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपको जीएसटी विशेष करके ध्यान देना है, जीएसटी ध्यान देना है आपको, और जनगणना विशेष करके ध्यान देना है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो आते रहते हैं। बाकी आप बजट पर भी नज़र डालेंगे, और अर्थशास्त्र में जो सबसे महत्वपूर्ण होगा तो भाई पंचवर्षीय योजनाएं बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं किस मॉडल पर आधारित हैं, और किसमें क्या स्लोगन दिया गया है, कहाँ गरीबी हटाओ, कहाँ गरीबी मिटाओ, ये सारी चीज़ें जहाँ पर दी हुई है, कहाँ औद्योगिकीकरण की बात हुई है, कहाँ कृषि पर जोर दिया गया है। तो भाई सारी पंचवर्षीय योजनाएं, उनका समय किस मॉडल पर आधारित थी, उसका उद्देश्य क्या रखा गया, ये सारी चीज़ें आपको अर्थशास्त्र में देख के बिल्कुल जाना है 110%। आगे हम बात करते हैं तो भाई आगे हमने दे रखा है भाई करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भाई महत्वपूर्ण ये है कि कांस्टेबल परीक्षा उत्तर प्रदेश की आप दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो होगा आपका करंट अफेयर वो विशेष करके ध्यान देना है। बाकी राष्ट्रीय स्तर का ध्यान देना है। बाकी करंट अफेयर में यूपी में जो भी घटनाएं हैं उन पर ध्यान देंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर ध्यान देंगे, और इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम एम होते हैं गेम पर ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो ध्यान देंगे। जो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आता है, या हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा करते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है किस देश की यात्रा की है, तो उसको आप पढ़ते रहेंगे। बाकी करंट अफेयर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उसको बराबर कंटिन्यू करते रहिएगा, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जैसे चीज़ें जैसे G20 हो जाता है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। बाकी चंद्रयान पर विशेष ध्यान देंगे, चंद्रयान हो जाएगा, G20 हो जाएगा, इन मुद्दों को आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। बाकी आपने तो फिर पढ़ा ही होगा करंट अफेयर में। तो इस पर जितने भी हमने टॉपिक आपको जीएस में दिए, सबसे पहले आपको इतिहास पर बात की, संविधान पर बात की, यूपी स्पेशल पर बात की, और करंट अफेयर पर बात की। अगर इतने में हमने जितने टॉपिक आपको दे रखे हैं, इन 4 चीज़ों में अगर इतने टॉपिक पर आप काम कर लेते हैं तो आई थिंक, या मेरे विचार से आप 15 से 20 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, नहीं तो 15 तो मिनिमम पहुँचेंगे जितना हमने दे रखा है। और उसके आगे का 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप ले आते हैं जीएस में तो बेहतरीन होगा। तो मैंने भाई 60 में बताया है, इतने में अगर 15 क्वेश्चन का जुगाड़ हो जा रहा है आपका पढ़ने के बाद, जुगाड़ मतलब क्या, मेहनत करनी पड़ेगी, तो उतने में अगर 15 नंबर का हो जा रहा है तो बहुत बेहतरीन होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट में। तो भाई हिंदी में हमने दे रखा है संपूर्ण ग्रामर, क्योंकि हिंदी में भाई संपूर्ण ग्रामर ही पढ़नी है आपको, क्योंकि 37-38 नंबर की आपकी हिंदी आनी है। और उसमें विशेष क्या करना है भाई, वैसे तो सब्जेक्ट आपको पूरे पढ़ना है, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कुछ जुगाड़ बताया जा सके, तरीका बताया जा सके। तो हिंदी में क्या करना है भाई, विशेष रूप से साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। किसमें कितना पुरस्कार दिया जाता है, कितने विषयों में दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कितना पुरस्कार मिलता है, कब स्थापना हुई थी। तो साहित्य अकादमी के साथ आप ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, बिड़ला सम्मान, कालिदास सम्मान, इन सम्मान पर आप ध्यान दे के जाएंगे। मूर्ति देवी सम्मान, मतलब जो भी पुरस्कार है उस पर तो विशेष ही ध्यान देना है, वो जीएस में भी आप दे सकते हैं। अर्जुन अवार्ड किसको दिए जा रहे हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न किसको क्या दिया गया है, इन पुरस्कारों पर आपकी विशेष पैनी नजर होनी चाहिए। और भाई हिंदी में क्या करना है, रचनाएं एवं पत्रिकाएं, तो रचनाएं एवं पत्रिकाएं इन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पीछे एग्जामों में साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान और रचनाएं पत्रिकाओं से 5 से 6 क्वेश्चन मिले हैं कम से कम, जो लोग नहीं कर पा रहे थे। बाकी ग्रामर तो लगभग लगभग लोग कर ही लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपको करना है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान और रचनाएं पत्रिका, इनको बहुत बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लेंगे तो आपके यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन बनेंगे। बाकी हिंदी तो खैर समझते हैं आप इजी होती है, तो
पूरी हिंदी ग्रामर तो आप रिवाइज ही कर लेंगे, बाकी स्पेशली जो मेहनत करना है आपको यहाँ जरूर करना है भाई। यहाँ अगर आप चूक गए तो 3-4 क्वेश्चन से आप पीछे रह जाएंगे। आगे हम बात करते हैं रीजनिंग में। तो भाई महत्वपूर्ण मैं टॉपिक दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाए, मेरा ऐसा प्रयास है, क्योंकि मतलब ही इसका है रामबाण रणनीति। तो भाई रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तो बात करेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, भाषा कैलेंडर घड़ी। एक एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। रैंकिंग से भी क्वेश्चन आता है जो कि गलत होते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि मतलब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर आपकी गलती ना हो, त्रुटि ना हो। तो पासा से क्वेश्चन पीछे परीक्षाओं में, चाहे जेल वार्डन परीक्षा हो या कांस्टेबल परीक्षा पीछे की हो, बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पासा विशेष करके ध्यान देना है, वो भी खुला पासा, मतलब अच्छी तरीके से पासा को पढ़ लेना है, कोई भी पासा से क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। कैलेंडर घड़ी रैंकिंग, रैंकिंग में लोगों को दिक्कत होती रहती है कि ऊपर से स्थान ये था, नीचे से ये स्थान ये था, दोनों ने आपस में अदला बदली कर ली और अब बताइए कि फलाने का स्थान कहाँ है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रैंकिंग पर भी आप विशेष मेहनत कर लेंगे। दिशा दूरी के 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ब्लड रिलेशन के भी बराबर क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पर आपसे गलती कतई नहीं होनी चाहिए। जो चैप्टर मैं दे रहा हूँ इन पर आप अच्छी तरीके से रिवीजन अपना कर लें। बाकी सीरीज के 3-4 क्वेश्चन होंगे, तो सीरीज वैसे भी भाई आ गई तो ठीक, नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगी कब, जब आप उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार, उसको जितना आप क्वेश्चन उसके लगा लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, कथन निष्कर्ष, कथन एवं पूर्ण अवधारणा। तो यहाँ से भाई क्वेश्चन लगातार बनने हैं। कथन निष्कर्ष दिया जाता है, कथन पूर्ण अवधारणा। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, हचक के यहाँ से मेहनत कर लेना है। क्वेश्चन तो पक्का 110% यहाँ से बनने वाले हैं और इस पर अपनी नज़र विशेष तरीके से रखनी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें और चैप्टर आप ऐड कर सकते हैं, मतलब पढ़ना तो पूरी रीजनिंग ही है, और चैप्टर भी ऐड करके आप मेहनत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ लोगों को दिक्कत भी होती है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से गलत भी हो जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। तो भाई इन चैप्टर पर आपकी नज़र बहुत बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए और यहाँ से आने वाले कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। रीजनिंग में आप इतना रिवीजन कर लेंगे तो बेहतरीन होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो भाई मैथ की, तो मैथ में किन चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो भाई जो आपके पास नोट्स बने हों उनका क्विक रिवीजन करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज लाभांश सभी जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, बनते ही हैं, अक्सर हर परीक्षा में बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाले गलत ना हो, उसके लिए आप क्विक रिवीजन अपने नोट से, किताब से, कहीं से भी कर लें या किसी से पढ़ लें। तो परसेंटेज जो हो जाता है, प्रॉफिट लॉस हो जाता है, जब ये 2 चैप्टर कर लेते हैं तो भट्टा तो आपका हो ही जाएगा, डिस्काउंट हो जाता है। उसके बाद साधारण ब्याज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी आप रिवाइज कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को भी, आय संबंधी प्रश्नों में लोगों को दिक्कत हो जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे वो मैथ में आए, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर को भी ध्यान देना है। एलसीएम एचसीएफ से नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, रिवाइज कर लेंगे। एलिगेशन से क्वेश्चन 100% आएंगे और पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन 100% आएंगे। और कार्य समय बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिले। कार्य समय अगर कर लेंगे तो पानी टंकी भी आपके लिए आसान हो जाएगी, तो मैंने उस चैप्टर को यहाँ ऐड नहीं किया है। कार्य समय, पानी टंकी, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। नावधारा, समय दूरी, इन चैप्टरों से भी एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी क्षेत्रमिति से मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आएगा, तो बड़ा आसान सा होगा, आपको बस केवल फार्मूला बेस्ड तैयारी रखनी है कि आयत का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्या होता है, त्रिभुज का क्या होता है। इन सारे फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उस पर आपको ध्यान रखना है भाई। तो इतना अगर आप रिवीजन कर लेते हैं जैसा कि मैंने बताया भाई, तो मुझे लगता है कि आप बचे हुए दिनों में इन चीज़ों को कवर करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। बचे हुए दिनों में इतने चैप्टर की आपका रिवीजन करना भी मुझे लगता है आराम से हो जाएगा और डेली प्रैक्टिस सेट भी लगते रहेंगे। तो भाई जो लोग ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं, नहीं तो कम से कम 1 प्रैक्टिस सेट यही ज़रूर लगाएं, यही मेरी सलाह होगी। और इतना करने के बाद आप परीक्षा में बैठिएगा, फिर हमसे बताइएगा। तो भाई वीडियो को अंत तक देखने के लिए फिर से एक बार पुनः आपको प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो में दी हुई जानकारी से अगर आप थोड़ा इत्तेफाक रखते हैं, आपको समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक कर देना है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में जो भी परीक्षा संबंधित जानकारी हो वो मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का फिर से एक बार पुनः प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।